भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है भाई साहब इस वीडियो में। नमस्कार है सभी लोगों को, पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं इस वीडियो में, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग इस वीडियो में मुझे इंडिया देश से सुन रहे हैं, आप सभी के लिए एक रिक्रूटमेंट, एक जॉब, एक वैकेंसी आउट हुई है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आउट हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुन लिया है। जो कि इंडिया देश का एक बैंक है। इंडिया देश में जैसे काफ़ी सारे बैंक है, उसमें से एक बैंक है सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें रिक्रूटमेंट करेगा। लगभग 3,000 लोगों को इसमें वैकेंसियों पर जॉब देगा, जो कि रहेगा अप्रेंटाइसिस का। अप्रेंटाइसिस मतलब वो होता है, वो कैंडिडेट, वो पर्सन, वो महिला या वो पुरुष जो कि 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स, पीएचडी या इस तक की क्वालिफिकेशन रखता है। और इसके अलावा अगर वो किसी ट्रेड से आता है, जैसे कि कहीं ना कहीं मैकेनिक होता है, फिटर होता है, इस तरीके के ही आपके अलग अलग ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी ट्रेड के क्वालिफाइड कैंडिडेट हो या किसी ट्रेड के क्वालिफाइड इंसान हो, तो आप लोग इसकी वैकेंसियाँ ले सकते हो। तो मैं वही सब बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी पोस्टों पर वैकेंसी आई हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं, और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। और आपको ये भी बताऊंगा इंडिया देश के किस किस रीजन में, जैसे आप लोग अगर महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, वेस्ट बंगाल में हो, त्रिपुरा में हो, तेलंगाना में हो, केरला में हो, किसी भी यूटी या किसी भी स्टेट में हो इंडिया देश में, तो आप लोगों को ये बताऊंगा इस वीडियो में कि भाई आपके एरिया में कितनी वैकेंसी आई है, वो आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि भाई इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अप्रेंटाइसिस कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, सिर्फ एक टाइम के लिए होती है, इस बात का ध्यान रखना सभी लोग। तो वही सब बताऊंगा कि कितने समय की जॉब है और अप्रेंटाइसिस रिक्रूटमेंट होगा कैसे, ठीक है। क्या सैलरी या स्टाइपेंड जो भी मिलना है वो कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या कोई एग्जाम ले रहे हैं या फिर डायरेक्ट रिक्रूट कर लेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक वीडियो आपको जल्द ही मैं देने वाला हूँ कि भाई इससे अगला वीडियो में तुरंत मैं आपको उस पर दूंगा कि भाई जो है आईटीआई ट्रेड के जो है कितने कितने सारे कोर्सेज होते हैं। अभी लोगों को यही नहीं पता, अभी जो लोग नए हैं तो उनको बता दूं, आप भाई इंडिया देश में भी आप देखोगे कि आईटीआई के काफ़ी सारे ट्रेड सर्टिफिकेट्स कोर्स होते हैं, जिसके बाद कैंडिडेट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाता है इंडिया देश में, ठीक है। उसका वीडियो मैं अलग दूंगा। इस वीडियो में इतना समझिए कि 3,000 के लगभग वैकेंसी निकाली गई है इंडिया देश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और जो वैकेंसियों की संख्या है वो 3,000 लगभग है। 3,000 लोग इसमें रिक्रूट होंगे पूरे इंडिया से, पूरे इंडिया देश से। तो आप लोग अगर इस वैकेंसी को लेना चाहो तो आप लोग अप्लाई कर देना। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। आपको अप्लाई लिंक वीडियो के सही नीचे डाल दिया है मैंने, और वेबसाइट लिंक भी और नोटिफिकेशन भी मैंने लिंक उसका जो है वो वीडियो के सही नीचे डाल दिया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आपके लिए जो है इसमें मैं आपको अगली चीज़ें देना शुरू करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि इस वीडियो में आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, ठीक है। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं, आपके लिए यह वीडियो इतना खास होगा क्योंकि इसमें आपकी रिक्रूटमेंट डिस्कस होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख लो भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक का नाम है, और ये बैंक ही इसमें रिक्रूटमेंट कर रहा है आप लोगों को। और इसके नीचे देखो, ये वेबसाइट पे आप लोगों को रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जिन भी लोगों को देखना हो देख लेना, ठीक है। मैं आता हूँ डायरेक्ट, इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है ना, इसी वेबसाइट में मुझे ढूंढना है, रिक्रूटमेंट नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पर रिक्रूटमेंट नाम से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। वो आपको ढूंढना होगा, वहीं से आप लोग नोटिफिकेशंस देख पाओगे। देखिए ये बैंक जो है ना, काफ़ी चीज़ों पे ऑपरेट कर रहा है, काफ़ी चीज़ें कर रहा है। आप देख रहे हो एमएसएमई, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट बिजनेस और पता नहीं क्या क्या, देख रहे हो भाई बैंक कितनी सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। और इसी बैंक के द्वारा ही रिक्रूटमेंट आया है। और वही सब इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। इस बैंक के बारे में आपको बाद में कभी बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए, ये बैंक जो है ना इंडिया देश में बैंक है। इस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसमें रिक्रूटमेंट करेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप आओगे तो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइसिस जो है आपके 1961 ईयर का जो आपका एक्ट है उसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो। उसके अंदर ये आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। 16 मार्च इसमें आखिरी समय है फॉर्म भरने का, यानी आज इसमें बिल्कुल आज ही आया है ये नोटिस। तो आपको समय कम मिला है, सिर्फ 2 वीक मिले हैं इसमें, 14 डेज। 14 डेज का इन्होंने समय दिया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे 6 दिन मार्च में हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इधर जो है आपके 8 दिन यहाँ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास मिले सिर्फ 14 डेज, इतने भी नहीं है, इससे भी कम है। मतलब आप ये समझ लो कि जो है
प्लस माइनस करके टोटल सिर्फ 10 डेज ही हैं आपके पास, इस तरीके से आप लोग मान सकते हो। इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपका सामने नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना दोस्तों, ये 1911 से इसने जो है शुरू करा है इस बैंक को। मतलब ये जो बैंक है ये शुरू हुआ था 1911 ईयर से। और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, इस रिक्रूटमेंट के जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है उसके अंदर, ये रिक्रूटमेंट प्रमोशन डिवीजन के अंदर आपका ये वैकेंसी आता है। और ये डिपार्टमेंट जो है आपका हायर एजुकेशन, आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूटमेंट हो रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। मतलब कि आज के समय पर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एक अच्छे बैंकों में आने वाला बैंक है। और ये इंडिया में पैन इंडिया मतलब हो जाता है, पूरे इंडिया भर में इनकी ब्रांचें हैं। पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क मोर देन 4500 प्लस ब्रांचेस, मतलब कि 4500 से ज़्यादा ब्रांच है इस बैंक की पूरे इंडिया में। ठीक है भाई, हाँ आप सही सुन रहे हो। और विद टोटल बिजनेस ऑफ मोर देन, और इन्होंने कर लिया है 6 लाख करोड़ का बिजनेस कर लिया है अभी तक इस बैंक ने। और ड्रेवन बाय कमिटेड टू वर्क फोर्स ऑफ मोर देन, और इन्होंने जिनके इनके बैंक में जो है 31,000 के लगभग, उससे भी ज़्यादा लो है एम्प्लॉय हैं इस बैंक में। और ये लोग कह रहे हैं हम इन्वाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन एलिजिबल जो भी लोग हैं अप्लाई कर दो अप्रेंटाइसिस पे, अंडर अप्रेंटाइसिस एक्ट 1961 का अप्रेंटाइशिप पॉलिसी जो है बैंक की, उसके अंदर आता है ये। और ये आपसे कह रहे हैं कि ये जो है आपका इज़ द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक है ये। इंडिया का जो है पहला कमर्शियल बैंक है, 19 जो है 11 में चल गया था। और विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस, और ये पूरा जो है चलाया जाता है और मैनेज किया जाता है इंडियंस के द्वारा। और आपको बताना चाहता हूँ, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइसिस अंडर अप्रेंटाइसिस एक्ट 1961 के अंदर ये कह रहे हैं कि हमें 3000 लोग रिक्रूट करने हैं। 21 फरवरी से फॉर्म चालू करा दिए और 6 मार्च को फॉर्म बंद होने हैं इसमें। और आपको बताना चाहता हूँ, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसमें आपका होगा 10 तारीख को, ठीक है। हाँ, फॉर्म बंद होगा और 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी काफ़ी जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम। अभी देखिए, मतलब ज़्यादा समय इसमें मिलेगा नहीं आप लोगों को। और आगे बढ़ूंगा, मैं आपको बता दूं, ये जो बैंक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और ये जो बैंक है ये आप लोगों को कह रहा है जो जो भी लोग सिलेक्ट होंगे वो किसी भी ब्रांच या किसी भी ऑफिस में भेजे जा सकते हैं इन द रिस्पेक्टिव रीजन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। ठीक है, मैं आपको बता दूं 3000 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, और ये वैकेंसी हो सकता है आगे चल के बढ़ घट जाए तो वो भी हो सकता है। अभी आपकी 3000 वैकेंसी हैं मेनली, शुरुआती तौर पर यहाँ पर 3000 वैकेंसी आई है 3000। और उसमें भी मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि वैकेंसीज में कोई भी चेंज आगे हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी जो भी लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अनाउंस फॉर कैटेगरी प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी आइडिया लेट डाउन फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, मेडिकल फिटनेस इसमें होगा आप लोगों का, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे सारे। कैरेक्टर और कास्ट सर्टिफिकेट आपके जहाँ पे भी लग रहे होंगे वो चीज़ें चेक होंगी, तो उस बात का ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी देखो, जो भी लोग 31 मार्च 2024 में के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब इस डेट तक, अगर आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस डेट तक बनवा लो, जिससे कि आप लोगों को जो है सिटीजनशिप प्रूफ करने की ज़रूरत ना हो बाद में। और अगर आप लोग इंडिया के बाहर के हो, सपोज नेपाल के हो, नेपाल एक कंट्री है, अगर आप भूटान के हो, और अगर आप तिब्बत एरिया से अगर इंडिया में आए हो, तिब्बत जगहों से अगर आप इंडिया में आ गए हो, परमानेंटली रह रहे हो, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप लोग पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका और ये जो जितनी भी लिस्ट दी हुई है कंट्रियों की, अगर आप इनमें से कहीं से आए हो तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कट ऑफ डेट में आपको साफ बता देता हूँ भाई, जो भी आपका 31 मार्च को 2024 में जो भी आपका एज होगा, क्वालिफिकेशन होगा, या फिर आप लोग अगर कहीं के भी हो नेशनैलिटी वाइज या फिर एरिया लोकेटेड वाइज, तो आप लोगों का वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल सी बात है, कैंडिडेट की एज जो होनी चाहिए वो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए कि वो कैंडिडेट 1 अप्रैल 1996 के बाद का और 31 मार्च 2004 के पहले का उसका बर्थ होना चाहिए। और इतना याद रखें, रिलैक्सेशन जो यहाँ पर कैंडिडेट को मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिलेगा। मतलब अगर कोई SC ST है तो उसको अपनी लास्ट एज में, अपर एज में 5 साल जोड़ लेने। मतलब कि अगर कैंडिडेट यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया ना कि 1996 की अप्रैल दी है, तो आप इसमें 5 साल और घटाओगे तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा 1991 से ऊपर वाले, 1991 ईयर के ऊपर वाले जितने ही बर्थित कैंडिडेट हैं वो लोग फॉर्म भर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आप लोगों की उस फील्ड में जिस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, यानी ये वैकेंसियाँ ग्रेजुएट्स के लिए आई हैं। कैंडिडेट
शुड हैव कंप्लीटेड, अभी कैंडिडेट का जो है ना ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और उसके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन आफ्टर जो है ये 2020 वाले ईयर में या फिर उसके बाद अगर आपने पास आउट किया है अपने ग्रेजुएशन को तभी आप फॉर्म भरोगे, इसके पीछे वाले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस में आपको बता दूं, कैंडिडेट फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा, फॉर्म भर लेगा, उसको अप्रेंटिसशिप के अंदर जाना होगा यहाँ पर। और कह रहे हैं कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ओनली वन रीजन वाइल अप्लाइंग। देखिए आप लोग जिस भी जहाँ की भी वैकेंसी लोगे किसी भी एक रीज़न की लेनी है, पूरे इंडिया में से किसी भी एक रीज़न की वैकेंसी पर अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यही सब अप्लाई करने का प्रोसेस होगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनको जो है एक फ़ीस पे करनी होगी यहाँ पर, और इसमें आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके ऑप्शंस मिलेंगे, यानी एमसीक्यू में होगा वो। और याद रखना ये जो ऑनलाइन पेपर होगा वो 5 पार्ट आएंगे उसमें। एक क्वांटिटेटिव, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स और बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, और ये सारी चीज़ों पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ऑनलाइन, मतलब कि कंप्यूटर पर कराया जाएगा पेपर, आपको कोई शीट नहीं भरनी होगी वहाँ पर, सिर्फ ओएमआर पर होगा ये पेपर। सॉरी, ये ऑनलाइन होगा पेपर, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपके इसी एग्जाम के बेस पर बनेगी। लोकल लैंग्वेज का भी एक एग्जाम होगा, आप जिस रीजन की वैकेंसी लोगे तो वहाँ के लिए आपको लोकल लैंग्वेज उसकी आनी चाहिए। कैंडिडेट को जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में जहाँ की वो वैकेंसी ले रहा है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, उसको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ग्रेजुएट लेवल का उसने स्टडी करा है या नहीं उसके बारे में। और एक बात याद बता दूं आप दोस्तों सभी लोगों को कि बैंक के पास ये राइट है कि वो कोई अदर टेस्ट भी करवा सकता है। जैसे कि अगर बैंक को लगता है कि मेरे को कैंडिडेट से रीजनल लैंग्वेज, जो जिस रीजन में वो वैकेंसी ले रहा है उस रीजन की लैंग्वेज उसको आती है नहीं आती, उसका अगर मुझे कोई एग्जाम करवाना हो, टेस्ट करवाना हो, तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा बैंक के पास राइट है। और हो सकता है वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट ना भी ले, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए जहाँ की वैकेंसी आप ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट आपका 10 मार्च को हो जाएगा, यानी काफ़ी जल्दी हो जाएगा सारा कुछ। रिजर्वेशन SC ST और जिन भी को मिलने हैं रिजर्वेशन ऑल इंडिया में जो भी हैं, OBC में 3 साल, SC ST में 5 साल एज वाइज, ये सब गवर्नमेंट यानी कि GOI जो दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दे रहा है वही चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया दोस्तों कि पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इन्होंने बता दिया 12 मंथ, यानी आपको सिर्फ 1 साल का काम करना है, 1 साल का जॉब है सिर्फ। 1 साल के बाद आप लोग यहाँ से हटोगे, सिर्फ 1 साल करना होगा। और मोस्टली वैकेंसी अप्रेंटिस की 1 साल की ही आती हैं। टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्टैक्ट इन्होंने कुछ बताया, उसको एक बार रीड कर लेना आप लोग। स्टाइपेंड अगर लोगों को जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टाइपेंड इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर अगर अगर आप लोग इस बैंक की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, पूरे इंडिया में अगर आप लोग ऐसी ब्रांच में पोस्टेड होते हो जो कि आपका जो है रूरल एरिया में आता है, मतलब कि ग्रामीण जगह है वो, या फिर सेमी अर्बन है। सेमी अर्बन मतलब कि वो पूरी तरीके से जो है शहरी नहीं है और ग्रामीण भी नहीं है, ऐसे एरिया। और जो ग्रामीण है उनको भी 15,000, मतलब कि मेट्रो ब्रांचेज में भी 15,000, मतलब सबको जो है 15,000 रुपये मिलेंगे। मेरे हिसाब से अप्रेंटिसशिप को 15,000 ये बैंक दे रहा है। हालांकि बैंक जनरेट भी करता है उस हिसाब से जो है प्रॉफिट, लेकिन आप इतना देखो कि बैंक जो है आप लोगों को 15,000 रुपये पर मंथ एक अप्रेंटिस को देगा। हालांकि ये बैंक जो है और एज कम्पेयर टू रेलवे और उन सब के हिसाब से स्टाइपेंड सही दे रहा है लोगों को, 15,000 सही है। बाकी आपको बता दूं फिर भी ये 15,000 रुपये हर किसी को मिलेंगे, मतलब पूरे इंडिया में उसकी किसी भी ब्रांच में पोस्टिंग हो जाएगी तो उसको 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। ट्रेनिंग और कंडीशंस के बारे में इन्होंने कुछ बताया, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो लोग होते हैं, जो अप्रेंटिस करने जाते हैं, उनको मैं बता दूं वो 1 साल यहाँ पर काम करने वाले हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग के पीरियड पे होते हैं, मतलब वो सीख रहे होते हैं उस काम को, लेकिन उनको वो मतलब एक तरीके से ये मानिए उनके पास क्वालिफिकेशन तो है, कभी उन्होंने उस चीज़ पे काम नहीं किया होता प्रोफेशनल तौर पर, भले ही उनको वो चीज़ आती है लेकिन कभी उन्होंने उस पर कोई जॉब नहीं किया है, तो वो लोग इस वजह से अप्रेंटिस के तौर पर जाते हैं। ये क्राइटेरिया होता है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, असेसमेंट में कुछ कह रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST हो 5 साल जोड़ो अपने अपने हायर एज में, OBC में 3 साल जोड़ो, डिसेबल्ड हो तो 10 साल जोड़ लो। अगर आप लोग पर्सन अफेक्ट हुए थे जब आपका 1984 में रिऑर्ट हुआ था उस समय पे, तो आप लोग अपने में 5 साल जोड़ सकते हो। तो इन तरीके से आप लोगों को अपनी अपनी एजों में रिलैक्सेशन जोड़ने हैं, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएंगे फ़ायदे। तो ये आप देख सकते हो, जनरल गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए, इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। आप अब यहाँ पर लिखा है कि कौन लोग ऐसे जो डिसेबिलिटी में आते हैं, वो आप यहाँ से रीड कर लेना। OC कैटेगरी क्या होता है, OC कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसी के अंदर। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, हेयरिंग इम्पेयर्ड क्या होता है, उसको एक बार आप लोगों को रीड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस ज़रूर चार्ज होगी इस बैंक द्वारा आपसे, अभी आप फॉर्म भरोगे तब। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर ये बैंक आपसे लेगा वो आपको बता देता हूँ। वो GST 18% एक्स्ट्रा विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन फ़ीस। मतलब ये आपसे 400 रुपये लेंगे अगर आप दिव्यांग लोग हो या डिसेबिलिटी में आते हो किसी भी। और अगर आप लोग जनरल हो, EWS हो, OBC हो और अन्य मतलब कि अनरिजर्व्ड हो, मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, या फिर आप लोग OBC और EWS के हो, तो आपसे 800 रुपीज़ ये बैंक चार्ज करेगा फीस के ऊपर। ये आपसे जो है 18% और लेगा, यानी 800 का अगर आप लोग 18% कहीं ना कहीं निकालो तो 80 और 80 यानी 160 रुपीज़ कम से कम उसके 20% हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 950 रुपये के करीब आपसे जो है लेगा, ये बैंक लेगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, ये बैंक जो है आपको रिक्रूट जो कर रहा है, ये SC ST और जितनी भी महिलाएं फॉर्म भरेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हूँ, और EWS से, अगर जो लोग EWS से आ रहे हैं उनसे 600 रुपीज़ लेंगे। तो काफ़ी चार्जेज इन्होंने बिल्कुल डिस्टिंक्स करके बताए हुए हैं कि 400 डिसेबल्ड से, SC ST से 600 और 800 जो है आपके बाकी लोग जो बच गए उनसे। अदर कैंडिडेट्स कर दिया, मतलब आप लोग अगर रिजर्वेशन में नहीं हो तो आप 800 रुपये मान लो, अगर आप OBC में हो तब भी आप 800 रुपीज़ मानो, लेकिन GST उसमें अलग से मिला लेना, इस बात का ध्यान रखना है। एक्शन क्या क्या होगा आपके खिलाफ, अगर आप लोग एग्ज़ाम को सही से नहीं दे रहे हो, एग्ज़ाम के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, या बाकी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो कि रिक्रूटमेंट्स के रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन ये बैंक लेगा या गवर्नमेंट लेगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आपका जो SC ST OBC सर्टिफिकेट्स होता है, वो आपका या तो DM जो डिस्ट्रिक्ट यानी पूरा जो एरिया आ रहा है, जिला जो आ रहा है उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा, या फिर ADM के द्वारा, या फिर कलेक्टर, और ये जो तमाम जितने भी लोगों का नाम डाला गया है इनके द्वारा अगर आपका वो वेरीफाइड है तो आप लोग जो है उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए फिर से दिए गए, इसको थोड़ा रीड करें आप लोग, आपकी समझ के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, आप लोग आसानी से समझ पाओगे। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 21 फरवरी यानी कल से फॉर्म चालू हो गया था, इसमें 6 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा। आपके साथ समय से डिस्कस हो रही है ये बात, बहुत समय से डिस्कस हो रही है। आज भी आप अगर देखते हो तो आपके पास आप जैसे कि देखोगे तो आपके पास आज भी 10 से 11 दिन है इसमें फॉर्म भरने के, और सारा ऑनलाइन में ही होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचाओगे तो वो लोग आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन में अपियर होना है आपको 10 मार्च को, क्या क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। प्लस लिखा हुआ है अपियरिंग फॉर इंटरव्यू होगा यहाँ पर, तो उसमें क्या क्या होगा। फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, फाइनल रिजल्ट जो आपका बनेगा वो आपको ईमेल कह रहे हैं, रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन थ्रू द पोर्टल, ठीक है, ऑन रिपोर्टिंग डेट्स प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग। अब देखिए ये चीज़ें कुछ बता रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा। जितने भी ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड, जितने भी लोग फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है एक ईमेल रिसीव्ड हो जाएगा। अप्रेंटाइज पोर्टल जो है आपका इंडिया देश का, वो आपको एक ईमेल कर देगा, वहाँ से आप लोगों को मेल मिल जाएगा कि भाई फाइनल रिजल्ट के बारे में, ठीक है। विद रिगार्ड टू रिपोर्टिंग डेट और प्लेस ऑफ, कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना है, किस दिन से आप लोगों को उस बैंक की उस ब्रांच में जाके काम करना है, उसके बारे में। मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद जब जैसे आ गया कि भाई ये लोग सिलेक्ट हो गए, तो उनको डायरेक्ट अप्रेंटाइशिप पोर्टल जो है आपको मेल कर देगा और कह देगा भाई आप लोग इस दिन से आगे ज्वाइनिंग ले लो, और ज्वाइनिंग के बाद अपना काम शुरू करो इस ब्रांच में, ठीक है। तो इस तरीके से चलने वाला है दोस्तों, तो ये पूरी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। मैं थोड़ा आगे चलूंगा। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो 3000 वैकेंसियों की संख्या दी गई है बैंक द्वारा, उसमें आपको बता दूं कि किस राज्य के किस जोन में, ठीक है। आपको पता है भाई राज्य स्टेट काफ़ी बड़ा है, पूरा कंट्री काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से किस राज्य के किस जोन में, किस जोन के किस रीजन में कितनी वैकेंसी ये बैंक रिक्रूट करेगा, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ 1 साल का वर्क है, हालांकि 15,000 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ अगर कोई लोग जा रहे हैं, जो इंडिया देश के यूनियन टेरिटोरियो में आता है, उसके अंदर मैं बता दूं कोलकाता एरिया आ रहा है। और वहाँ पर आपका कोलकाता का जो साउथ जोन है, कोलकाता साउथ, उस साइड में एक वैकेंसी निकाली गई है। और वो जो एक वैकेंसी है वो सिर्फ जनरल वाले को मिलेगी। तो इन्होंने वैकेंसी साफ साफ क्लियर करी है कि कैटेगरी वाइज किसको मिलनी है। आंध्र प्रदेश की वैकेंसी आपको बता दूं सारी हैदराबाद में आई है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट के आसपास जो एरिया है, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट के वहाँ पर जो पास में एरिया है, उस हिसाब से जो वहाँ पर जोन है इस बैंक का जोन है हैदराबाद जोन। ठीक है, तो वहाँ से इस बैंक ने निकाला है। गुंटूर और विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसी जगहों पर इसकी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी गुंटूर में 40 है और 30 जो है यहाँ पर विजयवाड़ा में है, और 30 ही सेम विशाखापट्टनम में डाली गई हैं। तो टोटल 100 हो जाती हैं। और इस 100 वैकेंसी में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एससी को 16 मिलनी है, अनुसूचित जनजाति को 7 मिलेंगी। अगर कैंडिडेट अदर बैकवर्ड क्लास का है तो 27 होंगी, और अगर वो AWS से है तो 10। तो टोटल इस तरीके से, और जनरल वालों को 40 वैकेंसी है टोटल में से। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है दोस्तों, जो वैकेंसी आपकी लिखी है आपको एक एक कैटेगरी वाइज समझनी होंगी वैकेंसियाँ। हमारे पास इतना, देखिए वीडियो में इतना सारा डिस्कस नहीं होगा, लेकिन और इसमें समय भी नहीं है। अगर समय होता तो मैं ज़रूर इसके लिए अलग दे देता कि भाई कितनी वैकेंसी, बाकी तो टेबल में ही दिया हुआ है कि भाई जैसे अरुणाचल प्रदेश, और उस समय उस तरफ में अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पर, और असम एरियाओं में, असम स्टेट की साइड में गुवाहाटी जगह पर इनकी वैकेंसी आई है 10। और गुवाहाटी के वहाँ पर आपका बारपेटा रोड है वहाँ पर, और इसी तरीके से अपर असम है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी इनकी मेंशन है दोस्तों। तो बिहार वालों की वैकेंसी, और हर तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अभी मेरे से कोई लोग ये कहेंगे कि जैसे आपका ऊपर लिखा था, ऊपर ये लिखा था कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो किसी एक रीजन की वैकेंसी लेगा। सपोज कैंडिडेट चाह रहा है कि मैं जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की साइड वैकेंसी लूँ, और इसमें मैं जोन वाइज यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो कैंडिडेट को इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो जो रीजन में अप्लाई करेगा तो किसी एक रीजन को लेगा, ऐसा बैंक कह रहा है। बैंक का साफ कहना यही है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा रीजन में फॉर्म भर रहा है तो गलत कर रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान रख लेना। तो दिल्ली वालों की वैकेंसी दिखा देता हूँ। दिल्ली वाले अगर कहें तो दिल्ली वालों की वैकेंसी आ गई है। दिल्ली सेंट्रल में है, नॉर्थ और साउथ साइड में दी है। इसी तरीके से इन्होंने गोवा में डाली है, और गुजरात में दी है, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और जितनी भी लिस्ट में जगह दी हुई है वहाँ से आप लोग वैकेंसी पूरी देख सकते हो। तो वैकेंसी का चार्ट हो चुका है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर इनका आ चुका है SC ST वालों का कास्ट फॉर्म आ गया है। मतलब अगर आप लोग ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई, पूरे इंडिया में अगर आप कहीं से SC ST हो तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि अब आप बनवाने जा रहे हो, ये पहले से आपके पास होना ही चाहिए, और इसी को फॉर्म में अप्लाई करते समय लगाना होगा। अगर आपके पास नहीं है और आपको पता है कि आप SC ST हो, या आपका फॉर्म जो है एक्सपायर हो गया है डेट वाइज, तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हो कि आप प्रीवियस फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रीवियस फॉर्म नहीं लिया जाता, क्योंकि वो वैलिड नहीं है। अगर आप प्रीवियस फॉर्म भी देकर अपना फॉर्म जमा कर देते हो, तो याद रखना कि जब वो वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो उस समय पे आपका एक नया बना हुआ फॉर्म होना चाहिए SC ST का। क्योंकि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं मोस्टली 6 महीने साल भर में ही चलते हैं, फिर दोबारा कैंडिडेट को बनवाने पड़ते हैं, जाकर दोबारा SDM DM जैसे ऑफिसों में जाकर उसको दोबारा से ये सारी चीज़ें बनवानी पड़ती हैं। तो ये इंडिया देश का जो है सिनेरियो है इस तरीके का। मैं आपको साफ साफ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप SC ST हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपको पता है कि आप उसमें आते हो, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा, या तो आप जनरल से फॉर्म भर दो। अगर आपको कोई इशू नहीं लेना है, मतलब मान के चलो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और बाद में पता लगा कि आपने जो है पुराना फॉर्म डाल दिया, और वहाँ पे अगर कोई कैंडिडेचर कैंसिल हुआ या रिक्रूटमेंट से बाहर हुए, तो फिर आप ऐसा मत कहना कि मैंने बोला था कि आपने फॉर्म डाल दिया। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अगर आप SC ST में हो और अगर आपके पास कास्ट फॉर्म पुराना है जिसकी वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म्स हैं, तो ऐसे में आप लोगों को यही करना होगा कि पहले ये चेक करना है कि आप लोगों के पास जो फॉर्म है अगर वो निकल चुका है, तो ऐसे में आप लोग जनरल से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फिर वैकेंसी जनरल से ही मिलेगी, SC ST से नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नहीं तो या तो आप बनवा लें, फॉर्म के समय के अंदर अंदर बन के आ जाए तो उसी फॉर्म को लगा दें, 6 मार्च से पहले अगर हो सकता है तो कर लें, नहीं तो फिर आप लोग जनरल से फॉर्म भर देना। यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सेम ना कि मैं SC ST वालों को बोल रहा हूँ, बाकी लोग जितने भी अपने भाई बहन हैं, जैसे सपोज वो OBC से आ रहे हैं या इन सब से आ रहे हैं, वो रिजर्वेशन की वैकेंसियाँ लेना चाह रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है, रिजर्वेशन भाई है तो लेंगे, कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने ही चाहिए। तो इस बात का थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो आप लोगों का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब पहले से आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है रिक्रूटमेंट्स ऐसी ही होती हैं कि जब आती हैं तो 10-15 दिन में ही फॉर्म बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं।
ठीक है। तो ये पूरा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो सकता है भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, उनका फॉर्म अलग होता है। उसी तरीके से सर्टिफिकेट अलग अलग तरीके के फॉर्म यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप इनमें से जिसमें भी आ रहे हो उसका सर्टिफिकेट लगा देना जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे। चाहे आप इनकम टैक्स यानी आप लोग अगर इनकम एसेट वाला है ये, मतलब आपका जो है अगर आप EWS में आते हो तो आपका ये वाला सर्टिफिकेट होता है। तो अब क्या है ना दोस्तों, हम हर सर्टिफिकेट को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको इतना समझना है कि अगर आप इनमें से किसी में आते हो उस फॉर्म को लगाना है आपको। देखिए, और बाकी मैंने नोटिफिकेशन पूरा इधर दे ही दिया है, आपका एज दे दिया है, एज आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ ग्रेजुएट। इसमें देखिए 10th-12th वाले नहीं है, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए इनको। ग्रेजुएट मतलब कैंडिडेट BCA, BCom, BBA, BTech, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, LLB और आपका तमाम जितने भी ग्रेजुएशन है, चाहे वो किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड से आता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये उससे मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए इनको, मतलब कॉलेज डिग्री उसने कर ली हो, चाहे वो किसी फील्ड में करके आया हो, वो फॉर्म भर सकता है। ये इसमें क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा 15,000 रुपीज़ उसको पर मंथ मिलने हैं। सिलेबस की बात करो दोस्तों, ऊपर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में टॉपिक्स दिखाए हैं, उस टॉपिक को रेडी करना है, उन टॉपिकों को ग्रेजुएशन लेवल का रेडी करना है। इसमें कोई अलग सिलेबस नहीं आने वाला। आ भी जाए तो मैं बता दूंगा, वैसे अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे में आप लोग ऐसा करो, इसको ग्रेजुएशन तक का लेवल इसमें तैयार कर लो। और ये जो आपका सिलेबस है इसका एग्ज़ाम 10 मार्च को ही हो जाएगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और ऑल इंडिया में इसका जो है आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोई आपका डाउट रह गया हो इसके अलावा, पूरा नोटिफिकेशन तो हमने दे दिया है, आप लोगों को पूरा कवर कर दिया है, फिर भी आपका कोई डाउट रह रहा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। और इस जानकारी को लोगों तक पहुँचा देना, शेयर कर देना, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, पूरे विश्व में पहुँचाना, इंडिया में एक एक लोगों तक पहुँचा देना, यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। और चलिए, मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही नए टॉपिक के साथ, और उस समय तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।